तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना और स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। और आज मैं सिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th की मैथ्स का, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। अब पूछोगे सर ये तो शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चा 9 पास करके आता है 10th क्लास में, पहली बार मैथ्स में उसको इंट्रोड्यूस कराई जाती है ट्रिग्नोमेट्री। आज से पहले कभी उसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं होती है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इम्पॉर्टेंट ब्रांच, इस ब्रांच ने मैथ्स की क्रांति ला के रख दी पूरी की पूरी दुनिया में। आर्किटेक्चर में, हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करने में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत रोल है। इवन जब अपन क्लास 10th की फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते हैं, क्लास 12th की 11th की हायर फिजिक्स, उस सब में ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत ज़्यादा रोल है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और लोग क्या है, इसके नाम से डर जाते हैं, जबकि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ नाम से थोड़ी खतरनाक लगती है, लेकिन इतनी खतरनाक है नहीं, बहुत इजी है। मैं तुम्हें उस तरीके से समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में, मेरी लेक्चर एक बार देख लोगे, दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री बैठ जाएगी और आजीवन तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे दिमाग से निकलेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ कंसेप्चुअल तरीके से, मैं रटवाता नहीं चीज़ें। इसमें जो रटने की चीज़ें होंगी वो मैं बता दूंगा। वैसे सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री मैं कंसेप्चुअल लेवल पे तुम्हें बताऊंगा, हर एक का रीज़न देके। क्योंकि मैथ्स में चीज़ें जो होती है ना, वो उस हर एक चीज़ जो मैथ्स में होती है उन सबका क्या होता है बेटा? रीज़न होता है एक, ठीक है। बिना रीज़न के चीज़ें नहीं होती मैथ्स में, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिगो का मतलब होता है ट्राइंगल। क्या? ट्राइंगल। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो क्या कह सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ट्राइंगल की ज्योमेट्री कह सकते हैं ट्रिगो को, ठीक है। ये शब्द इतना डरावना नहीं है, लोग इसको डरावना कर लेते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ने वाले? ट्राइंगल के बारे में और ट्राइंगल की मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। अब बेटा ये बताओ, ट्राइंगल तो बहुत तरीके के होते हैं। कैसे होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? 3 साइड होती है जिसकी, इतना तुम्हें पता होगा शायद, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल होती है। स्केलर ट्राइंगल, ठीक, जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती। और एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जिसकी एक कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इस चैप्टर के अंदर बेटा ना हम ये देखने वाले हैं, ना हम ये देखने वाले, ना हम ये देखने वाले, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे चलती है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे चलेगी? राइट एंगल ट्राइंगल पे। अच्छा, इतना समझ में आ गया। तो बेसिक हम समझ रहे हैं चीज़ों की। जब बेसिक समझेंगे तब तो हमें चैप्टर समझ में आएगा। क्या भैया? कुछ चीज़ें आपको पहले से समझ में आनी चाहिए। अच्छा चलो 2-3 चीज़ें हम बेसिक जान लेते हैं। बेसिक सीखता हूँ, अगर वो नॉलेज तुम्हें आ गई तो चैप्टर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो वो क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं। मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, कोई सा भी एक होगा। क्योंकि एक से ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल अगर ट्राइंगल में है तो वो ट्राइंगल नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? इसके अंदर एंगल भी इक्वल टू 90 डिग्री है। बेटा हमने 9th क्लास की मैथ्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 है कि नहीं? अगर मेरा एंगल भी 90 है तो कोई ना कोई, अगर मैं दूसरा भी अगर एंगल 90 करूँगा तो एंगल ए मेरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0। तो हमारा जब एक एंगल 0 हो गया तो साइड्स हमारी
क्लोज्ड होगी नहीं। मतलब अगर एक 90 डिग्री का है हम पे एंगल, तो मैं दूसरा 90 डिग्री का एंगल ट्राइंगल के अंदर नहीं ला सकता, हमें तो तीनों एंगल चाहिए ना। इस वजह से हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल होगा ट्राइंगल में, ठीक है। इतना समझ गए? समझ गए। इसे राइट एंगल ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है 90 डिग्री है और ये होता है हमारा राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। चलो, जब इतना समझ गए तो मुझे ये बताओ कि एक हमने चीज़ पढ़ी है। क्या पढ़ी है? चीज़। ज्योमेट्री के अंदर अगर कोई लाइन अगर ए बी हैगी पहले से, और इस पे मैं एक सी की लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ 90 डिग्री का, मतलब एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो 90 डिग्री बना रही है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सी ओ परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब सी ओ जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर, उस लाइन को कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है ए बी की, कहेंगे। अब ये बताओ इसमें बी सी का परपेंडिकुलर कौन? जिसका हम परपेंडिकुलर देख रहे हैं उसको कहते हैं बेस। याद रखना बेटा, ये लाइन लोग कंफ्यूज करते हैं। लोग कहते हैं हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। लेकिन मेरे लाइन ध्यान से सुनो, जिस लाइन को आप ले रहे हो आप उस लाइन को बेस मानो। किसी भी लाइन को ले सकते हो, इसको या इसको, इसको छोड़ दो सबसे लंबी वाली लाइन को। मैं जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना उससे पढ़ोगे ना तो कभी मैथ्स गलत नहीं करोगे। तो बताओ, अगर मैं बी सी को बेस मतलब अपना रेफरेंस मान रहा हूँ, या फिर जिस लाइन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसको मैं क्या कहूँगा? बेस। जिस भी लाइन को, चाहे इसको, इसको नहीं, इसको या इसको, अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो इसका परपेंडिकुलर कौन? बताओ मेरे को, परपेंडिकुलर कौन बोलेगी? तो इसको मैं क्या कह दूंगा? परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं ये रब कर दूं, मैं इसी को फिर से मिटा के फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये लाइन है ए बी सी और कह रहा हूँ कि ये 90 डिग्री बना रहा है। अगर मैं ये इस लाइन को कंसीडर करता हूँ तो मैं उसको कहूँगा बेस, और जो इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है मैं उसको कहूँगा परपेंडिकुलर। ज़रूरी नहीं है कि ये बेस ही हो, हम उसको बेस कहेंगे जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। भले ही वो ये हो चाहे ये हो, ऐसे समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं, ना ही गलत करोगे। अब पूछो सर, अगर मैं बी सी को कंसीडर कर ही नहीं रहा, मैं ए बी को कंसीडर कर रहा हूँ, तो बेस क्या हो गया? ये बेस। और ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ना जो थोड़ा बहुत पहले से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा वो मुझसे कहेगा कि सर ये तो आप गलत कर रहे हो। क्या कह रहे हो? गलत कर रहे हो सर, परपेंडिकुलर तो ये होता है, बेस ये होता है। ऐसा नहीं है बेटा, बेस वो होता है जिसको आप कंसीडर कर रहे हो, जिस लाइन को आप कंसीडर कर रहे हो। अगर मैं ए बी को कंसीडर करूंगा तो बी सी उसका परपेंडिकुलर है, अगर मैं बी सी को कंसीडर करूंगा तो ए बी उसका परपेंडिकुलर है, और जिसे आप कंसीडर कर रहे हो उसे बेस लिखेंगे। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया। तो बेटा इसके बाद मुझे ये बताओ, 2-3 चीज़ें हमको पढ़नी है कि ये सबसे ज़्यादा लंबी साइड दिख रही है या नहीं दिख रही है? ये तो क्या कहोगे? ए सी इज द लार्जेस्ट साइड। क्या है? लार्जेस्ट साइड किसकी? ट्राइंगल की। चाहे इसको बेस मानो चाहे इसको बेस मानो, ये ए सी वही का वही है। ए सी को बेस मान सकते हैं क्या? बोलो सर, मानने को तो मान सकते हो, लेकिन ए सी का कोई परपेंडिकुलर है क्या? क्या इसके 90 कुछ मिल रहा है? नहीं। इसके 90 मिल रहा है? नहीं, तो नहीं है। तो इसको हम क्या मानते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक, क्या मानते हैं इसको? हाइपोटेन्यूस। चलो, इतना समझ गए तुम लोग। जब इतना समझ गए, मुझे ये बताओ, क्या तुमने ये शब्द सुना है? पाइथागोरस थ्योरम सुनी है? कभी पढ़ी है? तो सर पढ़ी है, हमने पहले पढ़ के आए हैं।
और जो नहीं पढ़ के आया भैया, तो मैं बैठा हूँ ना तुम्हें बताने के लिए, मैं बैठा हूँ ना, क्यों चिंता करते हो। अब मैं ये बार बार ट्रायंगल बनाऊंगा, क्यों, ताकि तुम्हें हो जाए याद कि क्या है बेस, क्या है हाइट। ज़्यादातर हम नीचे वाले को बेस लेते हैं, ठीक है, बुक में भी मिलेगा तुम्हें यही, कहने को उसको भी बेस ले सकते हो, ठीक है। चलो इसको बेस लिया, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। शॉर्ट फॉर्म में कोई भी वेरिएबल दे सकता हूँ, मैंने इसको b दे दिया, इसको p दे दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। और इसको मैं कह देता हूँ हाइपोटेन्यूज है, और इसको मैं कह दूंगा h, ठीक। अब ये बताओ, क्या ऐसा सा तुमने पढ़ रखा है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अच्छा, ये जो है अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली में पाइथागोरस था बंदा मैथमेटिशियन, ग्रीक का मैथमेटिशियन था जिसने ये थ्योरम दी थी, ठीक है। लेकिन ये थ्योरम उससे पहले इंडिया के एक मैथमेटिशियन आचार्य बोधाया ने दी थी। क्या दी थी, बोधाया ने दी थी। और बोधाया से भी पहले ये कहाँ यूज़ होती थी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पाइथागोरस ने ये थ्योरम दी है, पाइथागोरस से पहले भी ये थ्योरम दे चुके लोग। लेकिन पाइथागोरस ने क्या करी थी, ये प्रूफ करी थी। कैसे करी थी, अब हर एक का मैं रीज़न बताऊंगा। मैंने तुम्हें वादा किया था, मैंने तुम्हें बोला था कि मैथ्स के अंदर अपने आप चीज़ें नहीं आती है, मैथ्स खुद आंसर देती है। अच्छा, तो पाइथागोरस ने क्या किया, एक ट्राइंगल इमेजिन किया 90 डिग्री का। बोला सर हमने भी कर लिया, जिसके परपेंडिकुलर की लेंथ p थी, बेस की लेंथ b थी और हाइपोटेन्यूज की लेंथ h थी। अच्छा, उसने क्या किया, उसने ना इसके अलोंग ना एक स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर क्या होता है कि b रहेगी, ये स्क्वायर है, और ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड p है, और इसके अलोंग एक स्क्वायर बना दिया जिसकी हाइट जिसकी साइड है h। अच्छा, तो उसने क्या किया, उसने ना इनका एरिया कैलकुलेट किया। क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया, और उसने देखा कि जो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है, क्या है वो, h स्क्वायर, वो इसके एरिया और इसके एरिया के सम के बराबर है। तो उसने किया h स्क्वायर इजिकल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। ये हमारी कहाँ से आई, पाइथागोरस थ्योरम ऐसे आई। चलो इतना समझ गए। तो ये चीज़ बेसिक तुम्हें मालूम होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से पहले और बेसिक हमें क्या मालूम होना चाहिए, अच्छा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को तुम्हें लेके जाना है इस लेवल से उस लेवल तक। तो इसी लेवल पे चलते हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे लेवल समझने का, चैप्टर का। चलो मुझे ये बताओ, क्या तुमने ज्योमेट्री में एंगल पढ़ रखे हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बेटा, ये दो ब्रांच के बीच में आती है। एक होती है ज्योमेट्री, एक होती है अलजेब्रा। इस चैप्टर में दोनों यूज़ होती है, ज्योमेट्री भी अलजेब्रा भी, ठीक है। कैसे होती है वो हम बताएंगे तुम्हें। पहले ये बताओ, एंगल पढ़ा है, एंगल क्या होता है। मान लो ये डस्टर है, डस्टर पे ये पेन रखा हुआ है, मतलब मार्कर रखा हुआ है। ये बताओ ये कितना एंगल बना रहा है, बोलो सर 0 डिग्री बना रहा। फिर मैं इसको उठाया, अब ये कितना डिग्री बना रहा है, कहो कुछ डिग्री बना रहा है ये, मतलब कुछ 0 डिग्री के और 90 डिग्री के बीच में, कहीं 45 डिग्री बना रहा है। मैंने इसको और आगे कर दिया, तो अब ये कितना बना रहा है, बोला सर ये अब 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो गया। इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ से एक लाइन मारो तो ये ऐसा सही ट्रायंगल बनेगा। चलो इसके आगे ले जाओ, इस यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं एक्यूट एंगल, यहाँ से कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री के आगे ले गए, 110 ऐसे करते हुए ये आ गए 180 डिग्री। इसे क्या कहते हैं, 180 डिग्री। जब मैं यहाँ से यहाँ तक आया, इसे कहते हैं 180 डिग्री। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ आके फिर यहाँ गया,
तो ये हो गया 270 डिग्री। देखो 90 + 90 + 290 डिग्री 270 डिग्री, फिर मैं और 90 गया तो कितना हो गया 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया हमारा, अगर मेरा पेन यहाँ से उठ के ऐसे घूम के यहीं आ गया, मतलब ऐसे हम इसको ऐसे घुमा के वापस ले आए यहाँ पे, तो ये कितना डिग्री हुआ 360 डिग्री। कैसे हुआ एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ बोर्ड पे। एंगल कैसे होते हैं, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके बीच में कुछ एंगल बनता है, ठीक है। मान लो ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। बीच के एंगल, बीच के डिस्टेंस को जब हम नापते हैं तो उसको किस में नापते हैं, एंगल में नापते हैं, ठीक है। कितना एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया ये 90 डिग्री ये, और ये हो गया 180 डिग्री हुआ। अच्छा ये हो गया 180 डिग्री, और अगर मैं वापस ही ले आऊँ इसे घुमा के वापस यहीं पे, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, और ऐसे लेके आऊँ यहाँ पे ऐसे करके, तो ये कितना हुआ 270 डिग्री, और यहाँ से 90 डिग्री। इतना समझ गए तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, एंगल्स। क्या है, एंगल। और एंगल जाता है 0 to 360 डिग्री। उसके बाद अगर मैं फिर से लेके जाऊँगा तो इसके ऊपर ऐड होंगे, मतलब 90 ऐड कर दो तो कितना हुआ, बोलोगे सर 90 ऐड करोगे 450 डिग्री हुआ। वापस किसके बराबर हो गया वो, 90 डिग्री के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इमेजिन कर पा रहे हो तुम, नहीं कर पा रहे तो फिर से दिखाता हूँ। मैं पूरा बोर्ड ले लूँ हटा के, फिर से ड्रॉ कर लेंगे ट्रायंगल। बेस क्लियर होना ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो अब बेस हम क्लियर करके रहेंगे, चलो तभी तो तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी भी दो लाइंस के बीच का जो कितने डिग्री बना रही है वही तो एंगल होता है, यही तो एंगल होता है। तो ये कितना हुआ 45। अच्छा ये कितना हुआ, बोलो सर 90। अच्छा ये कितना हुआ, बोलो सर 180। अच्छा ये कितना हुआ, बोलो सर अगर यहाँ से नापो तो 90 डिग्री और ऐसे नापो तो 270 डिग्री। कैसे निकाला, 360 माइनस का 90। क्यों, क्योंकि जब पूरा ऐड करते हैं तो 360 के सम के बराबर आता है, और जब हम ऐसे ऐड करते हैं तो 180 के सम के बराबर आता है, और जब इन दोनों के बीच का जो एंगल ऐड करते हैं वो 90 के बराबर आता है। वो कैसे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लास 7 की मैथ्स है ये, मुझे फिर से पढ़ानी पड़ रही है। टोटल हमारा जो होता है ना उसे बोलते हैं 360 डिग्री। वापस आना मतलब यहाँ से घुमाऊंगा और ऐसे ऐसे करके वापस आया है तो कितना कवर करेगा वो, 360 डिग्री वापस यहीं पे। अच्छा मैं वापस ले जाके फिर से 90 ले गया, तो पहले इसने यहाँ से 360 रोटेट किया, वापस आ गया। प्लस का 90 कितना हुआ, 450 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसे नाप रहा हूँ एक ही दिशा में, चलो 450 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर हाँ हो गया। अच्छा मैं ये जो 450 पे आया वो ऐसा सा कुछ आया, अब ये है क्या 90 डिग्री तो है, तो इसको मैं बराबर 90 डिग्री कह सकता हूँ या नहीं कह सकता। ठीक है चलो इतना भी समझ में आ गया। तो ये है एंगल्स के बारे में हमने थोड़ी बेसिक चीज़ें जान ली कि 360 के बाद वापस वही चीज़ें रिपीट होती है एंगल्स में। देखो 360 के बाद अगर मैं 90 प्लस करूं तो 450 डिग्री बन रहा है, और 450 डिग्री किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। देख लिया हमने, देख लिया ऐसे। चलो अब देखते आगे। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर जो है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में इस वजह से आता है क्योंकि एक तो ये ट्राइंगल से रिलेटेड, दूसरा इसके अंदर फंक्शंस है। फंक्शंस का कैसे अलजेब्रा का पार्ट होते हैं, देखे जरा फंक्शंस। मैंने तुम्हें फंक्शंस बताया था बेसिक में। तीसरा टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है फंक्शंस। चैप्टर का लेना देना है लेकिन बुक में आपको मिलेगा नहीं। क्या, बुक में आपको मिलेगा नहीं। फंक्शंस क्या होता है, अपन ने देखा पॉलिनोमियल में, ये एक पॉलिनोमियल है और हर एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक फंक्शन ही तो होता है फंक्शन। अच्छा मुझे ये बताओ कि फंक्शन का काम क्या है। फंक्शन क्या होता है, मैथ्स के अंदर एक मशीन है। मान लो
तुम्हारे घर में कोई मशीन लगी है, वॉशिंग मशीन, उसने डाला यहाँ पे, क्या डाला, क्लोथ्स डाले, क्लोथ डाले और तुम्हें मिल गए वॉश्ड क्लोथ्स, धुले हुए कपड़े मिल गए। अच्छा, तो इस मशीन का काम है इसको धो के निकाल देना, ठीक है। कोई पर्टिकुलर काम होता है, ऐसे ही फंक्शन का पर्टिकुलर काम होता है, और हर एक पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है। इसको बोलते हैं बेटा इनपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है, इसमें मैं इनपुट डालूँ, मान लो मैं 1 डालता हूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, क्या मिलेगा 1। अच्छा, यही चीज़ अगर मैं डालूँ, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हो 12th के बाद, तब तुम्हें यही चीज़ें सिग्नल एंड सिस्टम नाम के एक चैप्टर में मिलेंगी, ठीक है। तो यहीं से आती है फंक्शन से ही, मैथ्स के फंक्शन से। अच्छा चलो देखते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 2 डाला आपने जब इसमें इनपुट, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 4। इसी को किस भाषा में लिख सकता हूँ मैं? ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। बोले सर हाँ लिख सकते हो। आप नाम तो फंक्शन का कुछ भी दे सकते हो, रामू एक्स, शामू एक्स, या कुछ भी दे सकता हूँ, सचिन एक्स, कुछ भी कह सकता हूँ ना। अच्छा, ये एक्स क्या है? तो एक्स बोलोगे बेटा इनपुट है, ठीक है। फंक्शन कैसे लिखते बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये इनपुट है, पॉलिनोमियल था इसलिए हमने पी लिख दिया, कुछ भी दे सकते हैं नाम, लेकिन अंदर क्या आएगा, जो इनपुट होगा जो वेरिएबल होगा। अच्छा, वेरिएबल क्या है? ये, अच्छा एक्स है, एक्स हमारा इनपुट है, जिस पे इनपुट वो होता है जिस पे ये आउटपुट वेरी करता है, ये चीज़ बदलती है। अच्छा, ये बताओ कि आउटपुट क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ पी ऑफ एक्स, ऐसे कह सकता हूँ, या फिर ऐसे कह सकता हूँ रामू एक्स, कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस पर रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या आएगा, पी ऑफ 1 इक्वल टू 1 इनपुट, मतलब पी के अंदर इनपुट आएगी और आउटपुट आएगी हमारी यहाँ पे, ऐसे कह सकता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ से समझ में आ गई। तो ये अभी 5 मिनट के अंदर अंदर इस टॉपिक पे वापस आऊँगा मैं, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं तुम्हें इसी चीज़ पे वापस लेके आऊँगा। इस चीज़ पे गौर कर लेना कि रामू शामू कुछ भी नाम दे सकते हो फंक्शन को, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, उसका इनपुट। ये लाइन याद रखना, ठीक। अब मुझे ये बता दो रेशो क्या होता है। रेशो होता है कि अगर मेरे पे 9 आम हैं, 9 मैंगोज़ हैं और मैं 3 लोगों में बांट रहा हूँ, तो मैं 9/3 कहूँगा, तो हर एक को 3 आम मिल जाएंगे। मेरे पे 3 आम है और मैं 9 लोगों में बांट रहा हूँ, तो 1/3 आम मिलेंगे, 1/3 आम मिल जाएगा सबको। इसी को क्या कहते हैं, 3:9। और ये क्या है, रेशो। किसी को भी इस फॉर्म में लिख देना, रैशनल फॉर्म में, वही रेशियो होता है। देखो इसी के नाम में मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है कि नहीं, P/Q की फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में, जिसमें P और Q क्या है, इंटीजर। चलो आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम जो काम करते हैं, जो मेनली जो चैप्टर पूरा चलता है, अब हम चैप्टर पे आते हैं। अब हमने बेसिक कर लिया है कवर, ठीक है। अब हम चैप्टर को समझते हैं। तो बेटा ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है 2 चीज़ों पे। क्या है वो 2 चीज़ें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या मैं कह सकता हूँ रेशियो, और दूसरा एंगल पे। किस पे? एंगल पे। ये 2 चीज़ों से पूरा का पूरा चैप्टर चलता है, और मैंने तुम्हें इन सब का ना बेसिक आइडिया दे दिया है, इसका भी नहीं दिया है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। हमने देखा कि एक 90 डिग्री के, और किस ट्रायंगल पे चलता है सब, 90 डिग्री के ट्रायंगल पे। इसमें सबसे बड़ी क्या है, हाइपोटेनियस। इसको बेस मानूं तो ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक। अब आगे देखते हैं। हम क्या करते हैं, एक रेशियो बनाते हैं। रेशियो मतलब जो भी था मैथमेटिशियन, उसने अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या बनाए, रेशियो बनाए मैथ्स के अंदर, जिसने ट्रिग्नोमेट्री का इजाद किया। मेजर कंट्रीब्यूशन आर्यभट्ट का और पाइथागोरस का रहा, ठीक है। तो फिर एक आध रेशियो देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे इसका रेशियो देखना है,
तो इसको क्या कहूँगा, साइन थीटा। ठीक, ये किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। एक लेता हूँ कॉस थीटा, ये किसका रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। ऐसे ही ये जितने भी रेशियोज हैं इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शंस। ठीक है, ऐसे ही एक होता है, इसको पता क्या कहते हैं वैसे, क्या नाम है इसका, साइन। इसका नाम होता है कोसाइन। क्या, कोसाइन। और ऐसे ही होता है टेन थीटा। क्या होता है ये, P अपॉन बी। ये होता है टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। ठीक, क्या कहा मैथमेटिशियन ने, देखा कि अपन ना रेशियोज ले लेते हैं, आने वाले समय में जब हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना तो ये सब चीज़ें काम में आएंगी। अब उन्होंने कैसे रेशियो बनाया, उन्होंने कहा एक काम करो ना, पहले ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एच, इसको कुछ नाम दिया जाए। अच्छा, तो उनने नाम दिया इसको साइन। मैं तो तुम्हें थिंकिंग बता रहा हूँ, इन्होंने इसको नाम दिया साइन। अच्छा, उनने देखा, अच्छा ये जो है ना थीटा, अब ये थीटा की बात करते हैं। ठीक है, ये थीटा एक्चुअली में क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। अब बोलो ये सर ये तो ना तो ओ दिख रहा है ना क्यू दिख रहा है, ओ तो ऐसा होता है क्यू ऐसा होता है, ये कैसा है, ऐसा। अच्छा, तो ये क्या है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। क्या है, ग्रीक अल्फ़ाबेट, जिसको हमने यूज़ किया है एक वेरिएबल की तरह, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल को। किसको, एंगल को। अच्छा, अब ये कौन सा एंगल है, क्या ये एंगल है या ये एंगल है, तो ये वाला एंगल होता है। बेस और हाइपोटेनस के बीच का एंगल को थीटा लिया जाता है हमेशा। क्या लिया जाता है, थीटा। किसको लिया जाता है, बेस और हाइपोटेनस के बीच के एंगल को। अच्छा, तो उनने सबसे पहले मैथमेटिशियन ने, ये सब आप बाद में देखना, ये देखो मैं उनकी थिंकिंग बता रहा हूँ। उनने देखा चलो रेशियो बनाते हैं, उनने रेशियो बनाया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ये, और इसको नाम दे दिया साइन। ठीक, उनने देखा कि ऐसे ही अगर रेशियो हमने इसका बनाया है तो इसका भी रेशियो बनेगा कोई, उनने बना दिया और इसको कह दिया कोसाइन। अच्छा, फिर उनने बोला अच्छा इसका रेशियो इससे हो गया, इसका रेशियो इससे हो गया, तो इसका भी तो इससे रेशियो हो सकता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको कह दिया टेंजेंट। क्या कह दिया, टेंजेंट। ठीक है, इतना समझ गए। तो उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने फिर देखा, अच्छा नाम दे दिया, लेकिन अगर मुझे इनकी वैल्यूज़ बदलनी है, इनकी वैल्यू, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी 5 मिनट पहले कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है जिसकी इनपुट की वजह से आउटपुट बदलती है कि नहीं। अच्छा, तो जितने मैथमेटिशियन उनने देखा कि P/H और B/H और P/B इनकी वैल्यूज़ बदल रही थी जब हम थीटा को चेंज कर रहे थे। अब थीटा क्या है, एंगल। ये एंगल BCA, एंगल BCA ही थीटा है। जब हम थीटा को चेंज कर रहे थे, इस एंगल को चेंज कर रहे थे, इन सब की वैल्यू बदल रही थी। ठीक है, तब उन्होंने क्या कहा, मैथ्स ने क्या कहा कि जब हम पॉलिनोमियल के फंक्शन को ऐसे लिख रहे थे जिसमें वैल्यू यहाँ पे आउटपुट मिल रहा था और इसके अंदर इनपुट दिया था, तो हम कोई भी फंक्शन का नाम कैसे लिख सकते हैं, रामू, कुछ भी नाम दे सकता है, रामू अंदर इनपुट और बाहर आउटपुट। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो ये बता दो कि अगर मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं, तो इन्होंने क्या नाम दिया था, इसे साइन दिया था। इनने साइन का क्या कर दिया, साइन शॉर्ट फॉर्म लिख दी, और अंदर इनपुट में क्या है, कहते वेरी किस पे कर रहा है, थीटा पे कर रहा है। थीटा हम इनपुट ले रहे हैं और थीटा पे वेरी कर रहा है क्या, हमारा आउटपुट। और आउटपुट क्या है, P/H। चलो, अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये हमने कैसे लिखा है। मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि उनने कैसे सोचा होगा
कि हम जहाँ आज जाके मैथ्स यहाँ पहुँची है, उन्होंने किस तरीके से सोच के ये सब चीज़ें निकाल के दी हैं, वो मैं बताया कि इनपुट अगर इधर लिखोगे और उसको माना तो यही था इसके बराबर, और वेरी किस पे कर रहा था, मतलब बदल किस पे रहा था, थीटा चेंज होने पे ये रेशियोज बदल रहे थे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये है क्या, रेशियोज है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनको रेशियोज भी कहते हैं और इन्हीं को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। समझ गए? फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। और रेशियो किस लिए कहते हैं? क्योंकि बेटा ये किसका रेशियो है, साइड्स के रेशियोज हैं। ठीक है, चलो इतने समझ गए। तो यहीं से चीज़ें अब मैं बताऊंगा कि थीटा पे ही ये रेशियोज क्यों बदल रहे हैं। क्वेश्चन आना चाहिए ना भैया, थीटा पे क्यों बदल रहे हैं ये सब चीज़ें, वो बता देते हैं। कि थीटा पे क्यों बदल रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने कहा कि साइन थीटा जो है ना वो p/h होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या होता है, जिसको हम बेस मानते हैं उसका परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इसको बेस माना, इसका ये परपेंडिकुलर है। मैं जो कह रहा हूँ क्वेश्चन कि थीटा पे ये रेशियो वेरी क्यों कर रहे हैं, क्यों थीटा इनपुट है और ये आउटपुट है इस फंक्शन की। फंक्शन है ना, देखो ब्रैकेट में लिख दो, ये फंक्शन ही है। रामू एक्स कह सकता हूँ, शामू एक्स कह सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, प्रथम एक्स भी कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। इनपुट एक्स के अंदर जिस एक्स होता है क्या, जिस पे वेरी कर रहा है, वो पॉलिनोमियल किस पे वेरी कर रहा था, एक्स पे वेरी कर रहा था। जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे थे तो अलग आउटपुट आ रहा था, x की वैल्यू 2 रख रहे थे तो अलग आउटपुट आ रहा था। तो वही काम तो यहाँ हो रहा है, थीटा की वैल्यू अलग रखोगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी। अब पूछोगे सर, पूछो सर थीटा की वैल्यू मैं बदल रहा हूँ पर ट्राइंगल तो ये है, ट्राइंगल की ये बेस हाइपोटेन्यूज कैसे बदल जाएगी? अगर थीटा बदल रहा है तो ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ट्राइंगल का ये साइड्स की लेंथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, तभी तो ये चीज़ बदलेगी। आप कह रहे हो सर थीटा चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ऐसा कैसे? तो बेटा ये ट्राइंगल, फिर ये ट्राइंगल रहता ही नहीं है। अब मैं थीटा चेंज कर दूंगा ना तो ये ट्राइंगल रहेगा ही नहीं। क्यों? देखो जरा, मैं थीटा को बढ़ा दूं, मैं कहता हूँ ये जो थीटा मतलब ये एंगल जो है ना इसको बढ़ा दिया जाए। अच्छा ये जब बढ़ जाएगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं दूसरे पेन से दिखाऊं, ये ट्राइंगल बन जाएगा, a' कह सकता हूं। और ट्राइंगल जो पहले ABC था, अब ट्राइंगल क्या हो जाएगा, a'(BC). मतलब जो थीटा बदला तो ट्राइंगल भी तो बदल गया, और ट्राइंगल बदला तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी बढ़ गई, परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ गई, हाइपोटेन्यूज बढ़ गई, बेस उतना का उतना ही है। ठीक है, बेस उतना का उतना ही है। जब ये चीज़ें बढ़ रही हैं, बेस तो उतना ही रहता है, अपने रेफरेंस माना, तो ये भी तो बदलेगा। इसलिए थोड़ी कसम खाई है कि ट्राइंगल ये है, थीटा ये है, तो मैं इसी का साइन निकालूंगा। अब तो थीटा बढ़ के कितना हो गया है, अब थीटा बढ़ के ये वाला थीटा हो गया है। अब ये वाला थीटा हो गया तो परपेंडिकुलर यहाँ से लेना पड़ेगा और बेस यहाँ से, और हाइपोटेन्यूज ये वाली लेनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल के चेंज हो जाएगी। और हमें ये जब ये बदल गई तो ये हमारी क्या थी, आउटपुट, और ये हमारी क्या थी, इनपुट थीटा। तो जब इनपुट बदल रहा आउटपुट बदल रहा, मतलब ये क्या है, फंक्शन है। चलो ये तुम्हें समझ में आ गया, ये फंक्शन है। अब आते हैं कि ऐसे ना पूरे के पूरे चैप्टर जीवन भर जो तुम ट्रिगो पढ़ोगे, चाहे कितनी क्लास हाई चले जाओ, चाहे बीएससी कर लो मैथ्स में, चाहे एमएससी कर लो, तुम पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ 6 फंक्शंस। कितने? 6। बोलो कौन कौन से? हमने रेशियोज बनाई थी, याद करो। कौन सी? साइन थीटा, ये हुई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, ये हुई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा मुझसे सर आप तो कह रहे थे 3 है, आप तो कह रहे थे 6 होती हैं, कितनी पढ़ लो, आप तो 3 ही बताई। अच्छा तो 6 होती हैं, मैं कहता रहा हूँ 6 होती है। अभी तक हमने ये देखी थी, क्या इसके अपोजिट भी रेशियो बन सकती है? अगर 3/1 रेशियो है तो 1/3 भी तो एक रेशियो ही है, तो उसको क्या कहेंगे, उसका भी नामकरण करना पड़ेगा। तो मैथमेटिशियन ने उनका नामकरण कर दिया। बोलो 1/sin थीटा कितना हुआ? बोलो सर इसका नाम ये हुआ H/P, और इसको मैथमेटिशियंस ने कह दिया कोसेक थीटा। ठीक, ऐसे ही 1/cos थीटा को कह दिया बेस हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और ये हो गया सेक थीटा। अच्छा तो 1/tan थीटा को साइंटिस्टों ने मैथमेटिशियंस ने कह दिया कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हो गया कॉट थीटा। कुल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये तुम्हें याद रखने। कहाँ से आए कंसेप्ट? काम बताना मेरा है, याद रखना तुम्हारा है। कंसेप्ट याद रखोगे तो ये चीज़ें आराम से याद हो जाएगी। चलो इसमें से तुम्हें एक चीज़ नोटिस करी होगी, क्या तुम नोटिस कर पाए? पूछो सर क्या क्या नोटिस किया? मैं तो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा मैं बताता हूँ ना क्या नहीं दिख रहा तुम्हें। ये देखो, इधर देखो, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दूं तो मुझे बताओ बेटा क्या आएगा? बोलोगे सर P/H, B/H, और यहाँ से ले जाऊँगा तो P/H मल्टीप्लाई में H/B, यही हुआ, और H से H कैंसिल, P/B, और ये क्या होता है बेटा? ये होता है tan थीटा। तो हमको मिल गया यहाँ से क्या, एक फॉर्मूला कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। अच्छा जब tan थीटा ये होता है तो cot थीटा क्या है? 1/tan थीटा, मतलब cos थीटा अपॉन में sin थीटा। कितना मज़ेदार है, मज़ेदार। चलो चीज़ें हमने नोटिस कर ली। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो थीटा पे जो वैल्यूज़ निकलती है ना, हमने क्या बोला, थीटा एक इनपुट है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आउटपुट देते हैं वो आउटपुट है, वैल्यू देते हैं। रेशियोज़ की जो वैल्यू निकल के आती है वो आउटपुट है। एंगल्स हमारा इनपुट है। तो कुछ इनपुट आउटपुट हमें याद रखने पड़ेंगे, मतलब कुछ थीटा पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी, और उन्हीं को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देख लेते हैं हमें सारी, अब डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, डिग्री कुछ भी हो सकती है, अनंत तक जा सकती है, वैल्यूज़ होती हैं वो तो, लेकिन हमें सब पे याद करने है क्या? नहीं, हम जिस क्लास में हमें किस पे याद करना है, 0 से लेकर कुछ 90 तक की जो कुछ एंगल से गिने चुने उस पे वैल्यूज़ याद करनी है। चलो थीटा की वैल्यू यहाँ लिखेंगे अपन, और ट्रिग्नोमेट्रिक वो लिख लेते हैं। और ये जो टेबल है ना, बच्चे याद करते हैं, बड़ी मुश्किल से याद होती है। मैं तुम्हें बता दूंगा कितनी जल्दी याद हो जाएगी तुम्हें, ऐसे ऐसे याद होगी पूरी की पूरी टेबल। कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन कॉट थीटा, और हमें जो एंगल्स देखने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा बोलो, मैं इसको याद करने के लिए हर एक उस पे अपन क्या करेंगे, इन पे याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है मेरे पे कि आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो 0 1 2 3 4। क्या लिख पाओगे? जैसा लिख दिया। अब सबको कर दो 4 से डिवाइड, कर दिया, कर दिया, और सबको कर दो रूट। बोले सर ये भी कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी वो मेरे को बताते जाओ, और उस वैल्यू, ये जो 4-5 वैल्यूज़ हैं, इससे पूरी की पूरी टेबल मैं डिराइव कर दूंगा। ठीक, चलो बताओ। 0 बाय कुछ भी हो, 0 का रूट 0,
डिवाइड में कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 0। अच्छा 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो ये हो गया 1/2। अच्छा इसका बताओ, ये बताओ √2 अपॉन में 4 मतलब अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 1/√2, हुआ कि नहीं? तो इसको कह दूंगा 1/√2। इसको क्या कहेंगे √3/2, और ये क्या है 1 का रूट यानी 1। तो ये 5 वैल्यूज़ याद कर ली, अब पूरी की पूरी टेबल तुम्हें याद हो जाएगी। जैसे ये लिखा है ना, इसका ठीक अपोजिट वे में तुम यहाँ से लिख दो 1√3/2 1/√2, ऐसे 1 उधर से लिखो 1√3/2 1/2 1/2 0, हो गए। ये तुम्हें कॉस की मिल गई वैल्यू, ठीक है। tan की वैल्यू, tan क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, करो 0/1 0, इसकी क्या आएगा 1/√3 1√3, और 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ समझाता हूँ मैं। कोई कहता है इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, कोई कहता है नॉट डिफाइन, बुक में मिलेगी नॉट डिफाइन, कोई कहता है इन्फिनिटी। चलो मैं बताता हूँ तर्क क्या है। इस पे बहुत सदियों से लड़ाई चली है, क्यों? वो कहते हैं कि 1/0 को बराबर k कह दो अगर, और मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है ऐसी जो मल्टीप्लाई हो 0 से और दे दे 1। ऐसी तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती भाई मैथ्स में जो मल्टीप्लाई 0 से और हमें दे दे 1, क्योंकि आंसर तो 0 ही आएगा, है ना। तो इस वजह से ये जो वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइन हो जाती है। अच्छा मुझे इन्फिनिटी का जो मैथमेटिशियन तर्क देते हैं वो कहते हैं कि अगर ये हमारा ट्रायंगल था जिसमें थीटा ये था PBH, अगर मैं इसको उठा के 90 कर दूं तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ, हो जाएगा। अभी ट्रायंगल तो बचा नहीं हो तो छोड़ ही दो। मान लो कि यहाँ तो ये मीट होते दिख नहीं रहे, 90 मतलब ये पैरेलल लाइन कभी मीट होती तो है नहीं। कहाँ पे मीट होती है? इन्फिनिटी पे जाके। इन्फिनिटी मतलब अनंत पे जाके मीट होगी, अनंत पे जाके ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ये ट्रायंगल नहीं है। अच्छा अनंत पे जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। बेस उतना ही रहा तो इन्फिनिटी अपॉन बेस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस वजह से लोग कहते हैं कि ये इनफाइनाइट हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हमने 90 डिग्री कर दिया इसे, तो ये बेस इतना का इतना रहेगा, ये तो हमें नहीं पता ना। हो सकता है ये बेस उठ के 0 हो जाए अनंत पे जाते जाते, क्या हो जाए? बेस 0 हो जाए। कैसे? अब पूछो कैसे। मैं कह रहा हूँ ये ट्रायंगल ना यहाँ वहाँ पे मीट करेगा कहीं इन्फिनिटी पे। अगर मैं बेस 0 कर दूँ यहीं मीट कर जाएगा, ये कर जाएगा ना, ऐसे जाके ऊपर मीट करे यहीं पे मीट कर जाएगा। तो बेस 0 हो गया तो इन्फिनिटी अपॉन में 0 अगेन है नॉट डिफाइन वैल्यू। तो इसलिए एनसीईआरटी इसको लिखती है नॉट डिफाइन, नॉट ना कि इन्फिनिटी। मैथ्स में हर चीज़ का रीज़न होता है, हवा में से मैथ्स नहीं आती। जो सर वगैरह तुम्हें पढ़ा रहे हो उनसे रीज़न पूछा करो, ठीक। अब आ जाओ कि कोसेक क्या इसी का उल्टा है, कह दो 1/0 कितना हुआ? नॉट डिफाइन अगेन, ठीक। इसका 2, इसका √2, इसका 2/√3 और इसका 1। इसी को यहाँ से लिखूँगा तो 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइन। अच्छा इसका बताओ 1 अपॉन ये कितना हुआ? ये हुआ 0, ये हुआ नॉट डिफाइन, और ये √3 1/√3। चलो पूरी की पूरी टेबल तुम्हें याद करनी है, और ये याद हो जाएगी, तुम खुद लिखोगे 3-4 बार याद हो जाएगी। तुम सीधा बोलोगे कि sin 30 जो होता है वो होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2, ठीक है। तुम खुद ही कहोगे कि tan 45 होता है 1 और cot 30 डिग्री होता है √3। अपने आप याद हो जाएगी, तुम्हें लिखते लिखते याद हो जाएगी ये टेबल, ठीक। अब ना ये वैल्यूज सर बोलोगे सर ये बताओ, आप तो कह रहे हैं कि ना सब चीज़ का रीज़न होता है। क्या होता है? सब चीज़ों का
रीज़न होता है। तो सर हमें भी रीज़न बताओ, किसका रीज़न बताओ कि साइन 0 डिग्री पे 0 क्यों होता है और कॉस 1 क्यों होता है। तो हम बात करते हैं 2 एंगल्स पे, 3 एंगल्स पे बात करेंगे बेसिकली। पहले एंगल लेते हैं, मतलब इनपुट ही तो एंगल, 50 बार कह चुका है इनपुट है ये। 0 डिग्री पे क्या आती है वैल्यू, फिर देखते हैं 45 डिग्री पे क्या आती है और 90 डिग्री पे क्या आती है। 45 पे बाद में देखेंगे। चलो, जैसे हम पॉलिनोमियल में देखते थे ना कि बताओ p ऑफ x कितना होगा, x बराबर 1 पे, x बराबर 2 पे, x बराबर 3 पे, x बराबर 4 पे, इसकी वैल्यू बताओ। ऐसी एंगल 0 हो, 30 हो, 40 हो, इनकी वैल्यूज़ बताओ। ये फंक्शंस का काम है कि इनपुट डालो आउटपुट मिलता है। चलो, ये 0 आउटपुट कैसे आई इसमें। अगर मैं कहूँ कि साइन में 0 डाला तो मेरे को 0 क्यों मिला, बोलोगे सर ये थीटा था हमारा, ABC में ये एंगल थीटा था, ये 90 डिग्री था। कहा था कि जो साइन थीटा है वो हमारा P अपॉन में हाइपोटेनस है। अच्छा, मैंने कहा कि थीटा हो गया 0 डिग्री। अब इसको इमेजिन करो कि जब तुम इसी एंगल को उठा के 0 कर दोगे तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा कहीं इसी के ऊपर, ठीक, और ये परपेंडिकुलर हट जाएगी यहाँ से। क्यों, ऐसे था, ये था, मैंने इसको कर दिया 0, मतलब ये हाइपोटेनस थी, ये बेस थी, ये एंगल 0 कर दिया, ये एंगल 0 कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी ना, तो यहीं आ गई। और किसके बराबर हो जाएगी, बेस के बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस। तो तुम कहोगे बेस हो गया बराबर हाइपोटेनस के, और क्या हमें दिख रहा है यहाँ से, परपेंडिकुलर तो गायब ही हो गई। गायब हो जाना मतलब शून्य, 0 हो गई, क्या हो गई, 0। अच्छा, मुझे ये बताओ साइन ऑफ 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 अपॉन में h कितना हुआ, 0। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कॉस थीटा होता है b अपॉन में h, तो कॉस ऑफ 0 पे b और h बराबर हो गई, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये b से b कैंसिल 1 हो गया। तो मेरे ख्याल से तुम्हें मिल गया होगा ये 2 वैल्यूज़ का आंसर, मिला कि नहीं मिला। अच्छा, इन 2 वैल्यूज़ का भी आंसर देखते हैं। कहो एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक, एंगल हो गया 90 डिग्री, तो यही ट्रायंगल जो है 90 डिग्री ये था, ये थीटा है, तो ये उठ के क्या हो गया, ABC। ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। जब ये चीज़ उठ के ऐसी हो गई, तो जब मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं इस पे निकालने की जगह इस पे भी निकाल सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ ना कि यही परपेंडिकुलर है, यही हाइपोटेनस है। जब मैं पूछूं, देखो इसको देखो ध्यान से, इसको BC ये 90 डिग्री और ये हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बन गया, ठीक है। पूछता है कि बताओ मेरे को BC अगर मैंने बेस माना है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर तो ये भी है, तो मैं इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा कि ये बन गया ऐसा सा कुछ, और मैं सिंगल लाइन पे कह सकता हूँ यही आ गया सब कुछ, ये आ गया A, ये C, B, यहाँ पे A आ गया था। अब बोलो कि परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनियस हो गया, हुआ। साइन ऑफ थीटा होता है P अपॉन में H, और साइन ऑफ 90 पे P बराबर है H के, तो ये हो गया 1। और इसमें बेस बताओ, जब बेस रही नहीं तो बेस हो गई हमारी 0, तो कॉस ऑफ थीटा होता है B अपॉन में H, तो ये हो गया 0, कॉस 90 हो गया 0 अपॉन में H, दैट इज 0। तो इन दोनों का भी आंसर तुम्हें मिल गया। अच्छा, इसका आंसर दें अब तुम्हें कि ये कैसे आया, तो वो भी दे देते हैं, इतना मुश्किल क्या है, वो भी तुम्हें सबका आंसर, तुम्हें सबका रिप्लाई मैं दूंगा, क्योंकि हवा में से उठ के मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स कंसेप्चुअल होती है, मैथ्स का आंसर मैथ्स खुद देती है, ठीक।
चलो बात करते हैं एंगल 45 पे। एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री पे जो ट्रायंगल बना वो ये बना, बड़ा प्यारा सा ट्रायंगल बना। ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये ए बी सी और ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। सॉरी, ठीक। अब ये 45 डिग्री मिला अपन को। अगर ये 45 है तो बेटा मेरे को ये बता दो, सॉरी चीख सी आ रही है मेरे को, ये बता दो अगर ये 45 है, ये 90 है, तो 90 + 45 प्लस एंगल ए बराबर 180 हुआ कि नहीं। इंटीरियर एंगल सम हमने 9th क्लास की मैथ्स में पढ़ रखा है। तो मुझे ये बता दो एंगल ऑफ ए कितना आया, 180 माइनस का 90 माइनस 45, डेट इज 90 माइनस 45, 45 के बराबर। तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया, हुआ। हमने ये भी पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में या इसमें पढ़ रखा है कि जब एंगल्स बराबर होते हैं तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है। मतलब P और B भी क्या होंगी, बराबर। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होती है, बराबर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती कभी भी। कभी भी 90 डिग्री एंगल के ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है। तो हमें क्या मिला कि P बराबर हो गया B के, परपेंडिकुलर बराबर हो गया बेस के, मिल गया। तो पाइथागोरस कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर P² + B² के बराबर है एट एंगल 45 डिग्री। ये क्या हो जाता है, P बराबर B मतलब 2P² h², और h आ गया √2P के बराबर आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, जब P बराबर B है, P बराबर B है, अब मुझे ये बताओ cos थीटा होता है B अपॉन में H, sin थीटा होता है, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि तुम्हें भी लिखते लिखते याद हो जाए। मुझे ये बताओ cos 45 पे B हमारा P के बराबर है और H हमारा √2P के बराबर है। P से P कैंसिल कितना है, 1/√2। sin P अपॉन में H कितना है, √2P। P से P कैंसिल 1/√2। ऐसे आ रही है वैल्यू यहाँ से, और दोनों बराबर हैं। मुझे ना एक चीज़ बताओ, इसी ट्रायंगल से हमें ये पता चल रहा है, अगर मैं देखूँ ना कि जब हम देखते हैं क्या, जब दो एंगल्स गिवन होते हैं जिनका डिफरेंस 90 के बराबर, मतलब जिनका सम 90 के बराबर होता है, ऐसे पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो जाती है कन्वर्ट। वो बताता हूँ कैसे। मुझे ये बताओ, ट्रायंगल देखो, मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे चलेगा, ABC, और यही मैंने माना ABC, मान लिया। मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से आएगी तुम्हारे पास, और इसको मैं मिटा देता हूँ। नहीं, ये इसको लगे रहने दो, मैं इसका भी तो रीज़न देना है कि ये बराबर क्यों है, ये बराबर क्यों है, वो यहीं से मिल जाएगा तुम्हें आंसर। ये बताओ ये क्या है, थीटा। जब मैंने ये थीटा माना है, बेस मैं ये मानूंगा, या मैं कह सकता हूँ, मान लो थीटा मान ही नहीं रहा मैं अभी। मुझे ये बताओ, ये हाइपोटेनियस होती है, H कह दूँ मैं, ये भी हाइपोटेनियस है। मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया बेस हम किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। जिसको भी बेस माने दूसरे को परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। मैंने कहा ये बेस है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये। मेरा कुत्ता बहुत भौंकता है, शोर शराबे के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो जब मैंने इसको बेस माना तो ये हमारा इसका परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको बेस मानता हूँ तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, मैंने कहा जो बेस और हाइपोटेनस के बीच का एंगल होता है वो हम थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, हाइपोटेनस और बेस के एंगल के बीच को थीटा मानते हैं, मान लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस थीटा को, जब हमने इसको थीटा माना है,
इसको कुछ और मान लेते क्योंकि ट्राइंगल तो एक ही लिया हमने, दोनों को एक नाम तो दे नहीं सकता, वरना मतलब अगर दोनों को एक नाम दे दूंगा, एंगल ए को और एंगल सी को एक ही नाम दूंगा तो मतलब ये है कि दोनों बराबर है, तो मैं इसको कुछ और नाम देता हूँ। एक और ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है फाई, मैंने फाई कह दिया। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि थीटा और फाई में हमने चीज़ें निकालनी हैं। कहो साइन ऑफ थीटा क्या है? साइन ऑफ थीटा कहोगे कि p/h है। कॉस ऑफ फाई बताओ मेरे को, साइन ऑफ फाई बताए क्या है? कहोगे साइन ऑफ फाई जो है वो है, ये जब इसको माना है तो ये भी इसका क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अच्छा ये इसके रेफरेंस में क्या है? ये परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? बेस है। क्या है? बेस है। तो मैं इसको कह सकता हूँ b अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक, अब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है ये बता दो। यही तो है इसका परपेंडिकुलर ये। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ ना। मान लो मैं एक काम करता हूँ, यही ठीक है, चलो इसी से समझ जाओगे। कॉस थीटा होता है कि नहीं बताओ। अब मैं एक ही ट्राइंगल पे कर देता हूँ इसे, तो तुम्हारी ना दिक्कतें कम हो जाएगी इसको समझने में। और मैं नॉर्मली जो होता है ना उससे बता देता हूँ, जल्दी समझोगे। मुझे ये बताओ कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है? ये बताओ कि इसमें मैं कहूँ कि कॉस साइन थीटा क्या है? मैं थीटा पे वैल्यू फाइंड करूँगा और फाई पे वैल्यू फाइंड करूँगा। ठीक, मुझे बताओ साइन थीटा क्या है? कहोगे साइन थीटा जो है ना, कहोगे कि इसका और इसका रेशियो है। अब यही मैं पूछूँ साइन ऑफ फाई क्या है? अब फाई तो इसके बराबर होगा नहीं, क्यों? फाई तो ये वाला एंगल है, तो जो इसके संग में होता है उसको बेस मानते हैं, तो इसको क्या मानोगे? परपेंडिकुलर। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो b अपॉन में h। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, इसको ऐसे करके देख लो ट्राइंगल को। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे लिखाऊँ ना, तो इसको ऐसे करके देख लो कि ये हमारा फाई है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। ठीक है, इसको मैंने b का है, इसको p का है, इसको हाइपोटेनियस का है। अब बताओ साइन ऑफ फाई कितना है? b अपॉन में h है। टिल्ड करके दिख गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कॉस ऑफ थीटा क्या है? तो b अपॉन में h। और जब इसमें देखोगे कॉस ऑफ फाई कितना आ रहा है? ये p है, p फॉर पैरेट वाला, तो कितना आया? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, p अपॉन में h आया। तो बोलोगे कि साइन ऑफ थीटा जो है ना, देख के बोलोगे कि कॉस ऑफ फाई के बराबर है, और कॉस थीटा जो है वो साइन ऑफ फाई के बराबर है। दिख रहा है? बोलो दिख रहा है। ऐसे ही ना कुछ चीज़ें और दिखेंगी तुम्हें। क्या दिखेगी? कि टेन थीटा जो है वो कॉट फाई के बराबर है, और कॉट फाई जो है, कॉट थीटा जो है वो टेन फाई के बराबर है। ये भी देख सकते हो तुम कैसे। इसमें टेन थीटा क्या है? बोलो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। इसमें टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस b अपॉन में p। b अपॉन में p क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट क्या है ये? कॉट थीटा ये है। ठीक है, टेन थीटा इसका कॉट ऑफ फाई के बराबर है। समझ गए? आ गया समझ में? निकाल देते हैं ना वैल्यू, तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। टेन थीटा है हमारा p अपॉन में b, और कॉट फाई कितना है हमारा? कॉट ऑफ फाई निकालो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है? p अपॉन में b। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर। आया कि नहीं आया बराबर? ठीक, अब मुझे ना ये बताओ कि थीटा और फाई में कोई रिलेशन है क्या? बोलो सर दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? कि फाई ये वाला एंगल है, थीटा ये एंगल है, तो थीटा प्लस का फाई
किसके बराबर है, ये इरेज कर देता हूँ मैं, बहुत देर का लिखा हुआ है। थीटा और फाई में क्या रिलेशन है बोलो, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो मैं कहूँ 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस का फाई 180 के बराबर है, तो थीटा प्लस फाई बराबर 90 हो गया। तो थीटा जो है ना वो 90 माइनस फाई है, कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ फाई जो है ना वो 90 माइनस थीटा है। अब मुझे ना ये सब एक ही एंगल में लिखना है, तो मैं क्या कहूँगा, साइन फाई की जगह क्या डाल दूंगा, 90 माइनस थीटा। मैं कहूँगा साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 90, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। आया, दिख गया, समझ में आया। तो ये बेटा ये होती है आइडेंटिटी, क्या होती है, आइडेंटिटी। ऐसे बनती है सेक कोसेक में भी बनती है 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। और ये किस काम आती है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए, टेन को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए, कॉट को टेन में कन्वर्ट करने के लिए, सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या कोसेक को सेक में। तो वो ऐसे करोगे इन आइडेंटिटीज़ के थ्रू। और कहाँ से आई मैंने बता दिया, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ से तुम्हें क्या दिखा कि जब ये जो बात कर रहे हैं थीटा प्लस फाई जब 90 डिग्री है, बताओ कहाँ है, ये इन दोनों का सम 90 डिग्री है। तो cos 30 तुम्हें मिलेगा, sin 30 तुम्हें मिलेगा cos 60 के बराबर, cos 30 मिलेगा sin 60 के बराबर। मिला कि नहीं मिला, तो वो बेटा यहीं से आया, डाल के देख लो कैसे, बोलो sin 30 इक्वल टू cos 90 माइनस 30, कितना आया, cos 90 माइनस 30 कितना हुआ, 60। तो cos का 60 sin 30 1/2, cos का 60 1/2 है, सेम, दिख गया। ऐसे ही उल्टा करोगे तो sin ऑफ 60 कितना हुआ, cos ऑफ 60 90 माइनस 60 कितना हुआ, cos ऑफ 30। तो वो भी तुम्हें दिख गया, sin ऑफ 60 बराबर cos ऑफ 30। तो ऐसे आती हैं चीज़ें। अब कुछ आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। क्या देख लेते हैं, आइडेंटिटीज। अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी उससे हम कुछ चीज़ें कह सकते हैं। क्या हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब थीटा और फाई कुछ भी नाम दे सकते हैं 90 डिग्री के बराबर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई होता है। समझ गए, इतना समझ में आया। और टेन थीटा कॉट फाई होता है, यही तो देखा था अपन ने। या हम कह सकते हैं कॉस फाई की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा, यही है, यही हमने पढ़ा है अभी। और कोसेक थीटा बराबर सेक फाई होता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक। इससे हम कह सकते हैं कि जब भी हम साइन थीटा माइनस कॉस फाई लिखेंगे तो वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0। और साइन कॉस फाई है क्या, समझ में आया। या हम कह सकते हैं ये चीज़ समझ में आ गई। और क्या आता है कि टेन थीटा इंटू में टेन ऑफ फाई, टेन थीटा मल्टीप्लाई में टेन ऑफ फाई कितना होगा, 1। कैसे हुआ, तो टेन थीटा टेन ऑफ फाई ये किसके बराबर हुआ, कॉट फाई के, और कॉट फाई मल्टीप्लाई में टेन फाई कितना हुआ, 1। कैसे हुआ,
कि कॉट फाई क्या होगा 1/tan फाई, और tan फाई से tan फाई कैंसिल हुआ, 1 आ गया। इसी को a में लिख दूं कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो साइन a माइनस कॉस बी 0 होगा, कॉस बी माइनस साइन a 0 होगा, tan a tan b 1 होगा, कॉट a कॉट b 1 होगा। ये चीज़ें समझ जाओ, ये रिजल्ट यहाँ से आता है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है मैथ्स में, ठीक है। मुझे ये बताओ, हम वापस चलते पाइथागोरस की तरफ, पाइथागोरस जी की तरफ। पाइथागोरस जी क्या कह रहे थे हमारा कि अगर ये बेस है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, बोलो हाँ, और ये हमारा थीटा होगा। तो पाइथागोरस जी ने कहा कि ये होता है p² + b² बराबर h² के। मेरा मन किया कि h² से सबको डिवाइड कर दिया जाए, तो ये क्या बनेगा p/h, p² h² से डिवाइड कर दिया, बोले ये बना p/h का होल स्क्वायर, ये बना b/h का होल स्क्वायर, ये बना 1, कट गया ना, कैंसिल हो गया। तो ये क्या हुआ इसको बताओ, ये क्या होता है p/h साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। अच्छा मुझे ये बता दो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस में, साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे कोई भी ले लो, कोई भी कॉस, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें और कॉस थीटा स्क्वायर में बहुत अंतर है। कैसे? कॉस थीटा मान लो कि 45 का कह रहा है ना, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब मान लो 45 डिग्री पे कह रहे हैं, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हुआ, मतलब कॉस 45 का होल स्क्वायर, डेट 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 हुआ। लेकिन कॉस थीटा स्क्वायर होता है 45 का स्क्वायर, कॉस के अंदर पहले 45 का स्क्वायर निकालोगे, फिर उस डिग्री पे कॉस निकालोगे, फिर जो वैल्यू आएगी। तो हम कभी भी कॉस थीटा का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा कभी बराबर नहीं होते हैं, ये कभी कंफ्यूज मत करना। जो होल स्क्वायर होता है ना उसी को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितनी अच्छी आइडेंटिटी मिल गई हमको। अच्छा आप कहोगे कि अभी हमने तो अभी हमने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड किया था दोनों साइड, इसी को हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दे बोथ साइड, तो बोलोगे ये हो जाएगा। मुश्किल क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। बोलोगे ये क्या हुआ? 1 हो गया, कट गया। ये क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ये क्या हुआ? कोसेक स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं? इसको क्या कहेंगे? 1 को इधर ले जाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी मिल गई। ऐसी एक तीसरी आइडेंटिटी कैसे बनेगी? जब मैं बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। कर दिया? बोलो ये कितना हुआ? ये 1 हो गया। ये कितना हुआ? tan स्क्वायर थीटा। और ये कितना हुआ? कॉट नहीं, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो हमें यहाँ से 3 आइडेंटिटीज़ मिल गई। कौन कौन सी? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का 1। हमें ये आइडेंटिटीज मिल गई और यहीं पे ये चैप्टर के जितने कंसेप्ट होते हैं ना सारे ख़त्म। क्या हो गए? ख़त्म। यही सीखना था हमें इस चैप्टर में, कंसेप्ट। इसके बाद क्या आते हैं? क्वेश्चन। अब मैं देखूँगा वीडियो अगर लंबी हो गई होगी तो मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ, नहीं तो इसी वीडियो में क्वेश्चन भी करा दूँगा। देखिए ज़रा कितनी हो गई होगी वीडियो, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 घंटा 10 मिनट में मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट सिखा दिए। चलो, क्या मैं अगले चैप्टर के भी कंसेप्ट सिखा दूं, हाइट एंड डिस्टेंस वाले, या फिर इतना ही रहने देते हैं? चलो 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, 5-10 मिनट लगेंगे। एक कंसेप्ट होता है कि अगर हम लिखते हैं ना ये तो जो d होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ना, वो बराबर होता है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ये एक आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? क्वेश्चन। कहता है कि ये गिवन है, आपको d फाइंड करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? बोलोगे सर क्या आता है ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर अंडर रूट। तो सर ये एकदम आप कहाँ चले गए, अभी तो हम नॉर्मल ट्रिगो पढ़ रहे थे। तो बेटा एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर है 5 के। किसके बराबर है? 4 ले लेते हैं, ठीक है। और 4 कॉस थीटा माइनस का 3 साइन थीटा, सॉरी 3 साइन थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा किसके बराबर होगा पूछ रहा है। तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर माइनस दिस बराबर आ जाएगा ये, और ये कितना आएगा? 5। ठीक है। बोलोगे सर आपने कैसे लिख दिया डायरेक्ट? क्या बताता हूँ कि इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। कितना हुआ? 25 आया है। 16 प्लस 9 25 माइनस का 25। किसके बराबर हुआ ये? किसके बराबर हुआ ये? इसका प्लस माइनस का ये 0 के बराबर हुआ है। ठीक है। अब ये चीज़ आती कहाँ से है? ये चीज़ आती कहाँ से वो भी देख लेते हैं। इसका स्क्वायर करो बेटा, क्या आएगा? बोलो 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 बोलो। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक। प्लस में इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये d है। इसका स्क्वायर करो, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या आया यहाँ से? बोलो सर ये आया a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। आया। और ये किसके बराबर है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, है ना। बोलो सर ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। हो गया। बोलो कितना बचा? ए स्क्वायर कॉमन ले ले, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर ले लेते कॉमन, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर ही तो होता है। तो कहोगे ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1, कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहीं से ये चीज़ आई है, समझ में आ गया। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में दिखे कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए
तो जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, डायरेक्ट लिख सकते हो। ट्रिक है ये, ठीक है। तो एंड करते हैं यहीं पे लेक्चर। अगली वीडियो में इसके सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसको ट्रिग्नोमेट्री जो पहली बार पढ़ रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्री से डरता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा डर लगा है, जिसको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री देखते ही पसीने छूट जाते हैं, फिलहाल पसीना मेरे को आ रहा है, हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री से जिसको डर लगता है, जिसके कंसेप्ट बिल्कुल वीक है, ये बोलता है भैया ये साइन कहाँ से आया, कोसाइन क्या है ये सब, तो उसको ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो, भला करो उनका, अपना भला करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर